जी, नमस्कार। नमस्कार। चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंशुमान त्रिपाठी। कल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेके एक अहम सुनवाई, जिस सुनवाई का सरकार को किसानों से ज्यादा इंतजार। सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना चाहती है? क्या सरकार जनता और किसान की न्यायपालिका में आस्था को लेकर खिलवाड़ करने की कोशिश में है? जो काम कार्यपालिका का है, सरकार उसके लिए न्यायपालिका से उम्मीद क्यों कर रही है? ये अक्सर ऐसा क्यों होता है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति श्री एस ए बोबड़े साहब ने पिछले दिनों कहा था कि हमें किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए और उसमें किसी तरीके की बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए जब तक कि किसी तरीके से शांति भंग न हो। उसके बावजूद सरकार की आखिर मंशा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से सरकार की क्या अपेक्षा है और किसानों के भी मन ही मन में जो अपेक्षा है उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असद अलवी साहब और श्री राजेश त्यागी जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं और साथ में किसान नेता मध्य प्रदेश से श्री केदार सिरोही जी हैं, जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी लगातार प्रयास है और अभी दिल्ली में भी आंदोलन से लगातार समन्वय और तालमेल स्थापित कर रहे हैं। और विदेशों में कई जगह पे नौकरी करने के बाद, एमएनसीज में काम करने के बाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के बाद अपनी जमीन पर अपनी मिट्टी के माटी के महक लेकर फिर से खेती किसानी को लौट चुके हैं और नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक आंदोलन को गठित भी कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा जी और आप लोग मिल करके एक किसानों का एक मंच तैयार कर चुके हैं जिस पर काम चल रहा है। तो आज हम इनमें किसानों के पक्षों को लेके केदार सिरोही जी से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने विचार उनकी आकांक्षाओं को सामने रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस कहना चाहिए कानूनी जो राजनीति है सरकार की, कानूनी राजनीति, क्षमा कीजिएगा शब्द को अपने आप में वो है, इसको लेकर क्या मंशा है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम असद मेरी आवाज आ रही है आपको अंशुमन भाई? नमस्कार। आठ राउंड की बातचीत हो चुकी है। मामला वहीं की वहीं है। किसानों की सिर्फ दो मांगे हैं। एक मांग कि इन तीनों कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया जाए। दूसरा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए जिसके लिए सरकार तैयार है। 60,000 ट्रैक्टर्स दिल्ली के पेरिफेरल रूट पर घूम चुके हैं। सरकार किसानों की ताकत दे चुकी है। अब सरकार दिल्ली के नागरिकों की आड़ में छिप करके भी सवाल कर रही है कि वो यहाँ के लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं और कुछ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्या लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या रवैया होगा और क्या अपेक्षा सरकार की है सुप्रीम कोर्ट से दरअसल इस पूरी वैधानिक कार्रवाई को लेकर? मुझे 2-3 बातें कहनी है अंशुमन भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पे मुझे दावत दी। आजकल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है। अब जैसे इसी मामले में एक याचिका दायर हुई है हिंदू धर्म परिषद से। हिंदू धर्म परिषद कह रहा है कि जब तक इस कानून की जो लीगलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ना कर दे तब तक ना कोई पंफलेट लगे, ना कहीं पे इंटरनेट से या सोशल मीडिया से इसकी पब्लिसिटी हो, ना ये प्रोटेस्ट हो। तो जो हमारा प्रोटेस्ट का फंडामेंटल राइट है या किसी किसान का फंडामेंटल राइट है, उसको हम कानून की आड़ लेके या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उसको खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिंदू धर्म परिषद। परेशानी की बात यह है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो किसानों की ठेकेदारी करना चाहते हैं, वो किसानों के इश्यूज पे बोल रहे हैं और जिन्हें किसानों के इश्यूज पे बोलना चाहिए वो मंदिर के इशू पे बोल रहे हैं। आज
जिसका जो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर हर आदमी काम करता है। कोर्ट का भी मामला यह है कि कोर्ट में आज हमारी पूरी आस्था है, और कोर्ट का जो भी फैसला होता है, और खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो लॉ ऑफ द लैंड है। हमने देखा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उनको एक रिट पिटीशन का दर्जा दिया। जैसे ट्रिपल तलाक का जो मामला है, इसमें फूलवती का एक केस था जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लगा कि मुसलमान औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, तो उन्होंने सुओ मोटो से एक रिट बना दिया है। हमने ये भी देखा कि प्रशांत भूषण के केस में सुओ मोटो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। लेकिन जब किसानों का मामला आता है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, पूरा हमारा कृषि प्रधान देश है, वहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ये अपेक्षा होती है कि इस पे सुओ मोटो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए था। लेकिन अब ऋषभ शर्मा कहते हैं कि हमारी जो प्रोटेस्ट जो हिंदुस्तान में किसान कर रहे हैं, उससे जो राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, उन सारे राजमार्गों को खोला जाए, और वो पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आ गए। दूसरी तरफ जो ये 3 लॉज हैं जिन पे लेके किसान परेशान है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है कि जो किसान का जो एप्रीहेंशन है, जो उसे लगता है कि ये उसके हक में नहीं है, वो बहुत साफ नजर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात नजर आती है जो ये सेटलमेंट डिस्प्यूट का इशू। सेटलमेंट, अब जब ये जो सबसे पहला जो लॉ है, जो ये एक्ट आया है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट इन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, इसमें जो सेटलमेंट डिस्प्यूट का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा गलत है। कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा जो एक खासतौर से कॉर्पोरेट और किसान के दरमियान होगा, उस डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन है वो कंसिलिएशन एक बोर्ड होगा। अब कंसिलिएशन बोर्ड में कौन आदमी होगा और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और किसान उस पर क्यों यकीन करेगा? जब हम पंचायत की तरफ जा रहे हैं, पंचायती राज होना चाहिए, और एक तरफ हम अपने फैसलों की बात करते हैं कि पंचायत में हो, और किसान का फैसला कंसिलिएशन बोर्ड करेगा, फिर उसके बाद एसडीएम करेगा, एसडीएम के बाद वो अपीलेट कोर्ट जाएगा। आप असद भाई, के लिए इस मुद्दे में हम अभी आगे चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल जो कल को लेकर अपेक्षा के है, इसको लेकर के मैं राजेश गांधी जी से समझने की कोशिश करूंगा कि ऋषभ शर्मा की पिटीशन कह रही है 3,500 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है किसान आंदोलन से। वहीं पे किसान नेता देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर एमएसपी का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होने से किसानों को हर साल 20,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो रहा है, तो 3,500 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए, तो ये जो तर्क दिया जाता है, जिसका भी प्रधानमंत्री जी ने भी अपरोक्षता पिछले दिनों जिक्र किया, और उन्होंने राजनीतिज्ञों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किसान आंदोलन के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों को तंग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब और राजेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रेटर गुड क्या है, क्या होना चाहिए? क्या प्रदर्शन का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, प्रधानमंत्री जी का बयान उसके उलट है? क्या दिल्ली के नागरिकों का दुख सुख और किसान, देश के किसानों के दुख सुख में कौन बड़ा ग्रेटर गुड है कि कौन को कानून की दृष्टि से क्या होना चाहिए? आपका क्या इसको अपना ओपिनियन क्या, लीगल ओपिनियन क्या राजेश जी? देखिए, जो सरकार ने जिस तरह से सरकार इन अधिनियमों को लाई है, इन कानूनों को लाई है, सबसे पहले उसने अध्यादेश के रूप में इस साल जुलाई में इन कानूनों को लागू करने की कोशिश की, और अध्यादेश ले आई और इन कानूनों को वास्तव में उसने लागू कर दिया। और उसके बाद इनको अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने जो है पूरा जोर ही नहीं लगाया। जितने भी तरह के दाव पेंच उल्टा सीधा सब कुछ हो सकता था संसद में, सरकार ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश इसके लिए की।
इनको जबरन जो है कानून बनाकर किसानों पर थोप दिया गया, और ये पहले ही सरकार को पता था कि इसके खिलाफ संसद के अंदर आए ना आए, संसद के अंदर सरकार की बहुमत था, संसद के बाहर इसके खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध आएगा, और मैं समझता हूँ सरकार को इस प्रतिरोध की अपेक्षा भी थी और वो इसके लिए तैयार भी थी। लेकिन यह दूसरा मामला है, यहाँ असल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो उसने अपनी एक इमेज दुनिया भर में बनाई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आयरन मैन हैं, स्ट्रॉन्ग मैन हैं, और मोदी हैं तो मुमकिन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो इमेज वो दिखाना चाहती है, दुनिया भर में निवेशकों को दिखाना चाहती है, इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहती है, दुनिया भर की जो सरमाएदारी है उसे ये इमेज दिखाना चाहती है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ जो है किसानों को, मजदूरों को, उनको जो है गला दबा कर रख सकते हैं, और आपको यहाँ लूट का पट्टा जो है वो बढ़िया तरह से जो है आप यहाँ अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं, और आपको लूट का पट्टा हम दे सकते हैं, और आप खुल्लम खुल्ला अपना जो है यहाँ कारोबार वो फैला सकते हैं। खास तौर से जो एग्रो बिजनेस है उसके लिए खुला न्योता मोदी सरकार जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को दे रही है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को जो है ये खुला न्योता दिया जा रहा है, और उसको खेती के अंदर घुसने के लिए, खेती के अंदर घुसपैठ के लिए पूरी तरह से दरवाजों को, फाटक को जो है खोला जा रहा है। तो इसके खिलाफ ये किसान प्रतिरोध आ रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किसान प्रतिरोध के लिए, इन कानूनों के खिलाफ जो प्रतिरोध आ रहा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस प्रतिरोध के लिए किसी भी तरह से किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने वास्तव में ये जो कृषि के अंदर निवेश का संकट काफी समय से चला आ रहा था, इसका जो संतुलन है इस संकट का, उसे पूरी तरह से दुनिया की जो निवेशक हैं, बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं दुनिया के, उनके फेवर में, बड़े कॉर्पोरेट के फेवर में उसको करने के लिए उसने ये कानून जो है ये लागू किए। तो मोदी सरकार के त्यागी पास जी, ये कैलकुलेशन पहले ही थी। यहाँ पर ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा है? सबसे जी, महत्वपूर्ण बात ये है, जी, इसका बार-बार हवाला तोमर जी, जी, साहब दे रहे हैं, कृषि जी, मंत्री जी कह जी, रहे हैं, आप जी, पार्टी क्यों नहीं बन जाते? और जी, जब किसानों ने मना कर दिया, तो जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया जी, कि जी, फिर सुप्रीम कोर्ट ही तय करे। हुँ? जी, जी, यानी अब जी, सरकार के किसानों की किस्मत नहीं तय करेगी, जी, जी, सरकार की किस्मत किसानों ने तय की थी, उनको जी, दोबारा सरकार में बिठाया था। जी, आज उनको कहा जा रहा है कि अब आपकी जी, तो ये जो सुप्रीम न्यायपालिका की तरफ कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी ठेल देती है, जी, तो और अभी संकेत मिला था बोबड़े साहब के भी 6 दिन पहले या पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी, उसमें ये संकेत मिला था कि नहीं, उन्होंने इस बात से एक तरीके से सरकार को इशारा कर दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। लेकिन कल तबलीगी जमात वाला जब मसला दोबारा से आया, तब वहाँ जो उन्होंने तबलीगी जमात को जो जोड़ के बोबड़े साहब ने देखा किसानों के साथ, तो उसको समझने में हम लोगों से कुछ चूक हो रही है। हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है, इंटेंशन क्या है, किसानों से वो क्या अपेक्षा कर रही है, क्या वो उठने का संकेत दे रही है या वो उनके आंदोलन को सही मान रही है? दोनों बातें हैं, विरोधाभास को आप जी, कैसे लेते हैं? जी। ये इसमें वो मैं क्या ये कहना चाहूंगा, विरोधाभास है? जी, मैं जी, ये कहना चाहूंगा कि ना तो सुप्रीम कोर्ट को किसानों से कोई अपेक्षा है, और वास्तव में ना ही किसानों को सुप्रीम कोर्ट से कोई अपेक्षा है। किसी को कोई अपेक्षा है तो सरकार को एक अपेक्षा है। सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर जो है बंदूक चलाना चाहती है। ना किसानों की जहां तक बात है तो किसानों को तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो उन्हें अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ चाहिए, और ना ही वो इसकी कोई संभावना उन्हें दिखाई दे रही कि उन्हें अदालत से जो है कुछ मिलेगा। तो इसलिए किसान तो अदालत की तरफ नहीं देख रहा है, किसान सुप्रीम कोर्ट की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत सारे किसान नेताओं से जो इस बीच में बात होती रही है, और किसानों से भी हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, और बहुत जगह हमने बातचीत की है। मुझे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसानों को तो रत्ती भर भी कोई अपेक्षा, और वो तो देख ही नहीं रहे हैं। जो कल की सुनवाई है इसकी तरफ किसान नहीं देख रहे हैं, किसान संगठन नहीं देख रहे हैं, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, सरकार जरूर इससे एक अपेक्षा लगाए बैठी है, और वो भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप पिछली डेट पर जो हियरिंग हुई है उसमें देखें, तो उसमें तुषार मेहता जो है, जो सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई सरकार जो है ये, उसको ये अपेक्षा है कि अगली सुनवाई तक जो है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसका कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन कल जो वार्ता सफल हुई है उसने इस पर भी पानी फेर दिया, और किसान प्रतिरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
आप ये समझिए कि दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तो था ही। अब आप देखिए दूर दूर तक फैल रहा है, किसान प्रतिरोध बहुत दूर तक जा रहा है। और कल हरियाणा में किसानों ने बड़ी एक वहाँ जुझारू कार्रवाई भी की है। वहाँ मुख्यमंत्री जो है उनका टेंट उखाड़ दिया है। इससे पहले यही उप नहीं, आज मुख्यमंत्री का तो हेलीपैड ढोक करनाल दिया में था। ही, जी, आज तो क्या कहते हैं, करनाल में ही करनाल उनके में। अपने चुनाव क्षेत्र में खट्टर जी, साहब के, और जी। आज उनको किसान महापंचायत नहीं करने दी गई, और हाँ, नहीं उन्होंने भी करने खराब दी। मौसम का हवाला हाँ, दे करके हाँ, वो टेंट उससे वेंट सब उखाड़ दिया। हाथ खींच लिया। तो मैं यहाँ पर सिरोही साहब से पूछना चाहूंगा। सिरोही साहब देखिए, केदार जी, जी। कोई भी आंदोलन को, आप तो आंदोलनकारी रहे हैं, संगठन करता रहे, आप चीजों को समझते हैं। एक आंदोलन को किस तरह आगे खींचना है, कब आपको नेगोशिएशन पावर्स बढ़ानी। आंदोलन के अर्थ क्या है? समाधान। और उस समाधान को जो आपको पता होता है कि आपका पूर्ण समाधान कभी नहीं किया गया, कोई भी अभी तक ऐसा लोकतंत्र नहीं आया जिसने सच्चा और पूरा समाधान दिया हो किसी भी एग्रीव्ड पार्टी को। तो आपको क्या लग रहा है किसान आंदोलन में कि अब किस मुकाम पर खड़ा है आज आंदोलन, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनको अपने पक्ष में न्याय मिलता नहीं दिखेगा तो उनके पास क्या रास्ता बचा? देखिए, एक दो दो तीन चीजें आपने बड़ी अच्छी पूछी इस डिबेट में। हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की तरफ जाने का अभी तक कोई उद्देश्य नहीं था। वो इसलिए नहीं था, अगर ये होता तो हम पहले दिन से ही न्यायपालिका की तरफ चले जाते। इतनी लंबे दिन से हम लोग यहाँ नहीं बैठे। दूसरी, आज हमारे 70 लोग वहां पर शहादत हो चुकी है। कितनी तकलीफें हैं, बारिश, ठंड और तमाम बैरिकेड्स तोड़ हम लोग आए। तो अगर हमारे को उधर कॉन्फिडेंस होता तो हम लोग उधर चले जाते, ये नहीं आते। मसला ये है कि ये कार्यपालिका का काम था, तो हमें कार्यपालिका को जवाबदेही बनाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पर, वहां को लेकर हम ज्यादा, जैसे कि त्यागी साहब ने कहा, हम लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और बाकी किसान भी कल के उसको लेके नहीं है, क्योंकि जो भी आना है वो किसानों के पक्ष में उतना मजबूती से नहीं आ रहा। अगर आना होता तो जो सो मोटो लेना था इनको, तो अभी तक जज साहब जो हमारे थे, न्यायमूर्ति साहब, वो लोग ले लेते और अभी तक किसानों को परेशान नहीं होने देते। मसला रहा आंदोलन का। आंदोलन में, पहले के आंदोलनों में और अब के आंदोलनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज देखिए, पूरा देश इसमें एक साथ है। आज एजुकेशन का लेवल जो है, जो समझने का, कानूनी दावपेच का है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। एक जमाना था जब हम लोग कानूनी दावपेच नहीं समझ पा रहे थे। आज देख लीजिए, कितनी अच्छी बात है कि त्यागी साहब बता रहे हैं, अपने सच साहब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, कानूनी चर्चा पे बात कर रहे हैं कि लीगल पॉइंट क्या हो सकते हैं। जबकि हम लोग नारों से निकले लोग हैं, हम आंदोलन में नारे लगाते हैं। आज हम लोग कानूनी दावपेच पे बात करने लगे। अब हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं, अब हम हमारे अधिकार को समझने लग गए। देखिए, जब आप कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान हमारा है, तो उसमें हमें आंदोलन, नियम जो बनेंगे उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि स्टेट की सूची है, केंद्र की सूची है, समवर्ती सूची है। तो हम जब राज्य की सीमा में आ रहे हैं और हमारा देश बड़ा डाइवर्सिफाई है, तो वैसे समय पे एक सेंट्रल लॉ सरकार ने क्यों बनाया? अब आज ये लोग कहना चाहते हैं कि हम इसको प्रॉफिटेबल लाएंगे। तो प्रॉफिटेबल हम खेती पर क्यों कर रहे हैं? आप ये 50 तरह की जो मोबाइल की कंपनियां हैं छोटी छोटी, इनको खत्म करके एक कंपनी को ही दे दीजिए। नहीं, हम छोटे छोटे खेत को खत्म करके आप बड़ा खेत बनाना चाह रहे हो ना, तो पहले इस इंडस्ट्री को कर लीजिए, कम लोग उसमें बेरोजगार होंगे। जूता बनाने का, जींस बनाने का, ट्रैक्टर बनाने का, कार बनाने का, तमाम चीज को आप सेंट्रलाइज कर दीजिए। देखिए, विरोधाभास यहाँ आंदोलन में ये आ रहा है कि हम लोग नेगोशिएशन नहीं चाहते, हम समझौता क्यों करें? हम हमारे अधिकार पर, हमारे डेड वारंट पे हम समझौता कैसे कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं उसका सच्चा रास्ता निकले, सही रास्ता निकले, देश हित में निकले, किसान हित में ना निकले। आज जो सरकार आपने हम लोग, यहाँ पे आपने यहाँ पे केदार भाई कानूनी दांवपेच की बात कही, तो ये आज का दिन हम कानूनी दांवपेच पे डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दांवपेच देखने होंगे। जिस तरीके से उपसभापति ने राज्यसभा में, हरिवंश जी ने
वैधानिक तरीकों को, बल्कि कहना चाहिए संसदीय प्रक्रिया को ताक पे रख करके किसान कानून पास कराए थे, उसी तरीके की दांवपेच की अब सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद की जा रही है। यहाँ असद साहब से पूछना चाहूंगा, असद साहब, ये मनोहर शर्मा जी की पिटीशन आई है जो इन तीनों कानून के खिलाफ है। दरअसल अभी तक सरकार का एक तरीका देखा गया है काम करने का, जो हम लोगों ने भी एक लीगल रिपोर्टर के रूप में देखा है, वो ये होता है कि किसी भी मुद्दे पर वो जिस पर जनता का विरोध है या जो जन विरोधी कही जा रही है, उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ लोगों को खड़ा करके एक याचिका दायर करा देती है और वो बड़ी कमजोर सी याचिका हो जाती है। और जिस मुद्दे के नाम पर, यानी उस मान लीजिए कृषि कानूनों को रद्द करने के मकसद से अगर याचिका दायर है, तो ये मकसद हमेशा के लिए उस याचिका के साथ खारिज हो जाता है। ऐसे में फिर कोई दूसरी याचिका कोर्ट इंटरटेन नहीं करता। क्या आपको क्या लगता है, ये बात कहाँ तक सही है असद साहब, और क्या इस तरीके का इस्तेमाल इस मामले में भी होने की आशंका है? आपको बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। लगता है दुरुस्त मुझे तरीका लगता है है? कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और ख़ास तौर से किसी भी कानून को ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो ये है कि कोई भी कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो कानून ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस कानून को सेक्शन वाइज देखें तो एज सच कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसानों के अगेंस्ट है। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा से बाहर अगर होते, तो इन आधार को लेके जिस किसी ने कहा कि ये तीनों कानून आप इन्हें रद्द कर दे, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा तो कभी नजर नहीं आ रहा कि पूरे के पूरे तीनों कानून को। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर आ जाते हैं और जब वो कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो उसको पार्लियामेंट बहुत सीरियसली लेता है। और हमारी परेशानी क्या है कि जब कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने में जिसके अधिकारों की बात हो रही होती है वो आदमी वहां मौजूद नहीं होता है। मेरे ख्याल में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के हैं और 250 जो राज्यसभा के हैं, उनमें भले ही कुछ लोग इस वजह से कि वो फार्म हाउस में रहते हैं अपने आप को फार्मर डिक्लेयर करें, तो लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो वहां पे किसान हो, जो कृषि के बारे में जानता हो, कृषि का जो ये मूल्यों की बात हो रही है, इससे क्या नुकसान होगा, कैसे कॉर्पोरेट इसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, या ये जितने भी ये, मैं तो ये कहता हूं कि 3 कानून की जरूरत क्या है। जब आप किसानों से रिलेटेड कानून बना रहे हैं तो ये 3 अलग अलग कानून क्यों बनाए हैं? आप किसानों से मुतालिक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना सकते थे और उसमें एक ट्रिब्यूनल बना सकते थे। लेकिन जब ये आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं कि तीनों कानून को रद्द कर दें, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अडामेंट रहता है कि आर्टिकल 32 में आप आए क्यों हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल 32 के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था कि जहां आदमी किसी दूसरे फोरम पे जा सकता था, हाई कोर्ट जा सकता था। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को रद्द कर देता है तो पूरा मैसेज ये जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून को अप्रूवल दे दिया है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को अप्रूवल, तो हम कार्यपालिका से हारे हुए हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उस वक्त जो ये प्रोटेस्ट है ये बहुत बेमानी हो जाएगा। और प्रोटेस्ट का भी एक उम्र होती है, कोई बहुत ज्यादा मेधा पाटेकर जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो एक आधा आंदोलन को बहुत लंबा चला सकते हैं, लेकिन जहां हजारों लोगों का प्रोटेस्ट होता है वो एक वक्त पे आके बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर ये जानना चाहूंगा अपने राजेश त्यागी जी से, अपने साथी से, कि किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों सरकार दबाव बना रही है कि आप क्यों नहीं पार्टी बन जाते, उनकी मंशा क्या है? क्या किसानों का कहना नहीं साहब, ये हम तय करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट कब जाना है और कैसे जाना है, कब पार्टी बनना है,
लेकिन यहाँ सरकार की जो छल, किसान के साथ छल करने की जो प्रवृत्ति और मंशा है, वो नज़र आ रही है। तो क्या क्या इसके पीछे क्या लीगल दांव-पेच है? असल साहब आपको मैं पहले राजेश जी से पूछता हूँ, फिर आपसे भी ओपिनियन लूँगा। राजेश जी थोड़ा-सा आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आखिर सरकार की क्या मंशा हो सकती है जो किसानों को कह रहे हैं कि आप भी पार्टी बन जाइए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जी। देखिए, सरकार बहुत शुरू से ही सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इन कानूनों को ज्यों का त्यों वो लागू करेगी। सरकार ने जब ये कानून बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर के जो हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार ने इसमें बहुत सारे कॉर्नर्स ऐसे रखे हैं जिसके ऊपर सरकार पहले से ही तैयार है कि अगर होगा तो हम यहाँ जो है पीछे हट जाएँगे। जैसे एमएसपी पे वास्तव में मैं आपको बताऊँ तो सरकार पीछे हट रही है, बैक ट्रैक कर रही है सरकार। और यहाँ मामला ये है कि जो किसान संगठन है, किसान संगठनों ने ये बात बहुत ही स्पष्ट रखी है शुरू से कि भई हम इसके ऊपर कोई बात करने के तैयार नहीं है। किसी तरह के प्रस्ताव पे हम विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही सीधी-सी बात उन्होंने रखी है कि तीनों कानून ये वापस लें, बल्कि साढ़े 3 कानून। बिजली कानून में भी जो संशोधन है वो भी वापस लें। तो बहुत सारी बातों के ऊपर सरकार ने प्रस्ताव भी दिए, सरकार ने कहा कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, इन पे समझौते के लिए तैयार हैं। तो अब सरकार जो है वो इसको मिडवे एक समझौता चाहती है कि जिसके ऊपर ये कानून तो बने रहें, इनके वो प्रावधान बने रहें जिनको सरकार नहीं बदलना चाहती, जिनके ऊपर सरकार पीछे नहीं हटना चाहती और कहीं आकर के इसके ऊपर जो है कोई समझौता हो जाए तो उस समझौते के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट को एक मीडिएटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का मीडिएशन प्रपोज कर दे, सुप्रीम कोर्ट किसी उसमें मीडिएट जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद होगा शाहीन बाग के केस में भी किया था, तो मीडिएटर्स अपॉइंट कर दिए थे। तो इस तरह से सरकार चाहती है कि किसी तरह से कुछ बहला के, फुसला के किसान आंदोलनों को बातचीत में जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है ले आया जाए। तो सरकार चाहती है कि किसी तरह से जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो वहाँ आकर के खड़े हों सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे नेता किसानों के, ऐसे मैं नाम नहीं ले रहा हूं आपके चैनल पे किसी का, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके साथ सरकार की बहुत अच्छी एक तरह से गठजोड़ है। तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान संगठन एक बार आ जाते हैं तो सरकार उन नेताओं का बड़ा बेजा इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है और उन बहुत बढ़िया। नेताओं के जरिए उन्हीं किसान नेताओं की एक कमेटी बनाई जा सकती है, उनको रखा जा सकता है और उस तरह से सरकार जो है इसको फिजल आउट कर सकती है, जो जो पीजेड मूवमेंट है। तो सरकार इस बिल्कुल, चक्कर में है। सरकार की जो है बड़ी जितने भी पैतरे सरकार इसमें खेल सकती है, वो सब किसान आंदोलन में खेल रही है। मुझे लगता है इतने लंबे समय में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, इतने लंबे समय में अगर कोई सबसे सीरियस कोई चुनौती मोदी सरकार को आई है तो वो किसान आंदोलन की तरफ से आ रही है। और सरकार की अपेक्षा कि भई जाड़े के मौसम में ये किसान आंदोलन पीछे हट जाएगा, किसान नेताओं को मैनेज करके वो पीछे हटालेगी। ये सब जो है, सब आपने देखा किस तरह से सब धीरे-धीरे जो है, वो निराशा में बदलती चली गई हैं। हरियाणा में उन्होंने एक एक कार्ड खेला, उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत साहब से उन्होंने मुद्दा उठवाया, जातिगत मुद्दा उठवाया, लेकिन कुछ हो नहीं सका। किसान आंदोलन जो है वो फैलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और सरकार के लिए बड़ी एक चुनौती बन के किसान आंदोलन उभर रहा है। तो सरकार के पास जो आखिरी रास्ता अब सरकार को दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक मीडिएशन का एक मंच बनाकर किसान नेताओं को, किसान संगठनों को उसमें जबरदस्ती घसीट लिया जाए दबाव और बनाया जाए जी, और उनको मनवाया जाए सुप्रीम कोर्ट से मनवाया जाए मानने को, किसी जैसा कि महाशाही और एक तरीके का एक मुखौटा लगा के जी, मामले को मुखौटा रफा-दफा किया जाए। जी, मैं यहाँ सिरोही साहब से पूछना चाहूँगा, सिरोही साहब जब ये मुद्दा कल उठा, 8 दौर की बेनतीजा बातचीत से थका और बीजेपी सरकार की थकाऊ और भगाओ की रणनीति से ऊब चुके, परेशान हो चुके, इस सर्दी में, इस बारिश में जिस तरीके से 70 साथियों के जिनमें से 4 कश्मीरा सिंह, अमरजीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, बाबा राम सिंह, 4 लोगों की खुदकुशी के दर्द को झेलते हुए, रोते हुए नौजवान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, तमाम बॉर्डर पर दिख रहे जिस तरह दिखाई देता है, जिस हृदयद्रावक दृश्य होता है, केदार जी, इस हालात में कल ये जब सवाल उठा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे उठने के लिए दबाव बनाता है, तो किसान नेताओं का अ, अप्रत्यक्ष रूप से यही कहना था कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी नहीं उठेंगे क्योंकि वो सरकार के रवैये से बेहद आहत है। तो सिरोही साहब आपको क्या लगता है ये अब किस किस दिशा में जा रहा आंदोलन? क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि इनको इन पर खालिस्तानियों का, अर्बन नक्सलों का और खास तौर से वामपंथी होने का आरोप लगाए क्योंकि
आरएसएस के अलावा कोई इतना संगठित उन्हें नजर नहीं आता, और इसीलिए उनका पहला दुश्मन वामपंथ होता है, क्योंकि वो भी कार्डर बेस्ड है, ये भी कार्डर बेस्ड। कांग्रेस को तो कहीं गिना ही नहीं जाता, क्योंकि वो मास बेस्ड पार्टी है, आओ तो क्या ना हो तो क्या जैसी बात है उनके साथ। सरोज साहब, इस आंदोलन को कहाँ तक आप ले जा सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की जैसी परिस्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं क्या, है ना? तो क्या क्या रणनीति आपको अंदर से आगे की नजर आ रही है? आप अपने साथियों से चर्चा करते रहे होंगे, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोग तो इमीडिएट रणनीति बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई मैन मेड बनाना नहीं है। तो जो कल का सिचुएशन आएगा उसके ऊपर तुरंत बात होगी और उसके अगला रणनीति बन जाएगी। कम्युनिकेशन आज की तारीख में बहुत तगड़ा है, इसीलिए जो हिंदू धर्म परिषद जिनका जिक्र किया है वो रोकना चाहती है। आज हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ज्यादा सक्रिय हो गए। मसला ये है ये अपनी कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका के ऊपर भी एक पालिका है, वो जनपालिका है, जनता का। तो आज हम जो लोग हैं वो जनता के उसमें, आज ये जन आंदोलन है, ये न्यायपालिका से ऊपर है। तो माननीय जो न्यायालय है उसको ये ध्यान देना होगा कि जन भावना क्या है। तो हमारी जो भावना होगी उसको न्यायालय ने भी मानना चाहिए, क्योंकि हर के ऊपर एक ने कोई बंदी, एक ने कोई वॉच करने की जगह होती है। तो देश चलता है जन भावना से, आंदोलन चल रहा आज जन भावना से। आप देखिए, अगर ये एक छोटा सा आंदोलन होता तो किसानों का आंदोलन तो एक किराने की दुकान की तरह होता है, इधर से माल उठाओगे तो उधर की तरफ कुछ दूसरा निकल जाएगा। पहला ये आंदोलन है जो सिस्टमेटिक है, शांतिपूर्ण है और 2-3 उद्देश्यों पर ही है, जबकि हमारी समस्या तो लाखों। और इन पूरी बातों को पूरा देश का जो एक अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग है उसने एक्सेप्ट किया है कि किसान सही है। पूरे देश के किसानों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये हमारे साथ गलत होने जा रहा है, ये कारपोरेट की तरफ भेजा जा रहा है। तो किसान जो आज की तारीख में है वो डटा रहेगा, पीछे हटने का सवाल नहीं है। आप वहां पर किसानों का जो काम चल रहा है, आप देखिए जो भी वहां जा रहा है वो फसल पकाने की स्थिति की तरह जा रहा है। जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं तो 140 दिन लगता है, गन्ने में 365 दिन लग जाते हैं। अब वहां जो भी काम हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है, मतलब कपड़ा भी धोने की जगह बनाना है तो पक्की बनाना है। तो जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, पीछे नहीं हटेगा। और ये अब जन आंदोलन बन गया, जनतंत्र जो है जन न्याय की तरफ चला जा चुका है। जनता सरकार के लिए होती है, जनता का आदेश ही इस देश के राजा के लिए सर्वोपरि है, तो जनता का आदेश राजा को मानना होगा। सिरोही भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जन अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता की अदालत। और इससे मैं असद साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी से जब राम मंदिर को लेकर चर्चा होती थी तो वो भी कहते थे न्यायपालिका से बड़ा है समाज, जो समाज तय करेगा वही न्याय अदालत को करना होगा। वो अपरोक्षता जिस तरीके की बहुसंख्यकवाद मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ इशारा कर रहे थे, और हिंदू राष्ट्रवाद को ही राष्ट्रवाद मानते हैं, या हिंदुत्व को ही समाज मानते हैं, या हिंदुवादी हिंदुओं को ही भारतीय समाज मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर दरअसल उससे मैं ये समानता स्थापित कर रहा हूँ, समानता इस रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसी की आड़ में सरकारें दमन करती है, क्योंकि वो 303 सांसदों को लेके जब शासन करती है तो उनको लगता है वो ही असली प्रतिनिधि है। अब उनके ऊपर न्यायपालिका भी नहीं है और जनता भी नहीं, क्योंकि जनता तो उनको लगता है हम ही से हार चुकी है और हम 303 सांसद लेकर आ रहे हैं। अच्छा साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल जब मसला दोबारा से आएगा तो आपको क्या लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लाइन बहुत अच्छी कही थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वी मेक इट क्लियर दैट वी रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग और curtailing it, but it should not damage anyone's life or property. Chief Justice S.A. Bode said at the time of Friday की hearing में उन्होंने कहा। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा बट इट शुड नॉट डैमेज एनीवन्स लाइफ और प्रॉपर्टी, क्या मैं आपसे तो पूछना इसका चाहता हूँ क्या मतलब यही है ये जो 4 किसानों ने या कुल 70 किसानों की मौत हुई है, इसके लिए क्या सरकार को जिम्मेदार बनाया जा सकता है? क्या कोर्ट को
कोर्ट इन्हें जिम्मेदार अपनी तरफ से सो मोटो मानेगा या इसके लिए मुकदमा दायर होगा तो वो उस पर सुनवाई करेगा? क्या इस कानूनी स्थिति क्या होनी चाहिए? ये जो मौतें 46 दिन में 28 नवंबर के बाद से हुई है, देखिए कायदे इनका में कोई तो जिम्मेदार है? कायदे में तो हर प्रोटेस्ट का और प्रोटेस्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो लॉ है और जो लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन मुझे नहीं लगने वाला कि ये जो इतनी भी यहाँ मौतें हुई हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान या किसी और भी प्रोटेस्ट के दौरान, तो उस पे कभी भी सरकार अकाउंटेबल रही हो या सरकार से उन लोगों को कंपनसेशन मिला हो, ऐसा अभी कोई भी देखने के लिए आता नहीं है। मैंने जो राकेश टिकैत जी के पिताजी हैं, इनका बहुत बड़ा आंदोलन देखा था और मैंने देखा था कि वो आंदोलन मेरठ के एक कंपाउंड में हुआ जहां 5 लाख लोग महीनों रहे। वहां पे रोजाना 2-4 लोग मर जाते थे। उन लोगों को सारे लोग श्रद्धांजलि देते थे। तो उसमें भी मुझे नहीं याद है कि कभी सरकार ने या कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उल्टा ये जरूर हो जाता है कि जो आंदोलनकारी हैं उसी को जिम्मेदार बना दिया जाता है कि आप आंदोलन कर रहे थे, आपके आंदोलन में ये लोग मारे गए। अब से पहले आप अगर गौर करें अंशुमन जी, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इंपॉर्टेंस देती थी किसानों को। कांग्रेस का निशान आपको अगर याद हो तो पहले 2 बैलों की जोड़ी था। चौधरी चरण सिंह का निशान हलधर किसान था। कम्युनिस्ट पार्टी के तो आज भी वो निशान है कि दराती हथौड़ा और वो बाल और हंसिया वो मौजूद है। लेकिन आप आज देखिए कि किसी भी पार्टी का कोई निशान ऐसा है जो किसानों को सिंबलाइज करता है। हमारा कमल का फूल है, हमारा हाथ का पंजा है, हमारा साइकिल है, हमारा हाथी का निशान है, हमारा लालटेन का निशान है, हमारा सूरज का निशान है, लेकिन कहीं पे भी आपको किसान का निशान नहीं नजर आता है। तो हमारी जो अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेशन का काम करती हैं और लेजिस्लेशन वाले जो लोग हैं वो किसानों को भूल चुके हैं और किसान रिलेटेड कोई भी ना तो कानून याद रखते हैं, ना उनके हित में कोई कानून बनाते हैं, ना किसानों की बात होती है। आज हम सिर्फ कॉर्पोरेट की बात करते हैं, हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, हम आज या तो बीमारियों की, डॉक्टर की, मेडिकल की, एलआईसी की, ये सारी बातें हैं, लेकिन किसानों की बात पार्लियामेंट में भी आज कम होती। तो जब इस तरह के कानून बनते हैं तो इसमें हमें किसानों से भी, आप देखिए कि कोई किसान सेल नहीं है, माइनॉरिटी सेल आपको हर बीजेपी में भी माइनॉरिटी सेल मौजूद होगा। आपको माइनॉरिटी सेल तो किसान सेल है भी, लेकिन वो जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद उसकी वजह है क्योंकि हम जो इलेक्शन जीतते हैं, हम किसानों के नाम पे इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। किसानों के इशू को लेके हम हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन जीत सकते हैं, हम मंदिर मस्जिद पे इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इसलिए जब वोटर हम वोट देने वाले, मेरी भी गलती है कि मैंने अपना वोट इस आधार पे दिया कि कौन मुसलमान और कौन हिंदू है। अगर मैं किसान होने के नाते सिर्फ किसान नेता को किसान के इशू पे देता तो आज 4 किसान पार्लियामेंट के अंदर होते और वो कहीं ना कहीं किसान विद्रोही कानून का हम कहीं ना कहीं जरूर विरोध पार्लियामेंट के अंदर भी करते। 14 सितंबर को हमें बिल पेश हुआ, 27 सितंबर तक तीनों बिल पास हो गए। कितनी बहस हुई, किस कमेटी के सामने गया, इसका कैसे मूल्यांकन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये प्री डिसाइडेड बिल्स थे जो कॉर्पोरेट हाउसेस से बन के आते हैं, पार्लियामेंट उसे अप्रूवल दे देता है और एज इट इज अप्रूव होके वो लॉ बन जाती है। फिर हमारी यहाँ पे राजेश जी से पूछना, असद भाई या राजेश जी से पूछना चाहूंगा, आपने तो जिस तरीके से संसदीय यात्रा रही इन बिलों की, कॉर्पोरेट हाउस से लेकर के मेकर्स चैम्बर 4 से लेकर के या शांति धाम में अडानी हाउस से लेकर के संसद तक की बिल की यात्रा जो आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया। अब यहाँ से ये जो इसका प्रस्ताव जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो न्यायमूर्ति जी के सामने तक हो रहा है,
इसमें क्या सरकार की रणनीति है, बेसिकली क्या सोच समझ है, किस तरीके से अब इसके अमल को लागू करने के लिए प्रयास करेगी, इसको लेके आगे और क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि देख रहा हूँ 3 और कनेक्टेड पिटीशंस हैं कल की सुनवाई में। मैंने देखा कि एक तो मनोहरलाल शर्मा जी की है एक पिटीशन, आपके ऋषभ शर्मा की है, और 3 और कनेक्टेड पिटीशन है, तो वो भी और जोड़ी जा रही है। एक आपने बताई, ये तो हिंदू धर्म सेना की जो पिटीशन जो आपने कही, तो इस तरीके से तो ये त्यागी जी से पूछना चाहूंगा, त्यागी जी इस कानूनी लड़ाई में किस तरीके से किसानों को परास्त करने की कोशिश जारी है, इस पर एक संक्षिप्त में दें, क्योंकि समय आपके पास कम है और बाकी साथियों के पास कम है, तो मैं संक्षिप्त में आप तीनों से एक टिप्पणी लेते हुए मामला समाप्त करूंगा। जी, देखिए इसमें एक बात तो हमें बहुत ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लंबे समय से, बल्कि मैं कहूंगा कि लगभग 1.5 दशक से कम सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के फैसले दे रही है, जो पूरी सीरीज आई और जिसमें मैं कहूंगा हालिया फैसला सेंट्रल विस्टा पर आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना डेज में 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उसको हरी झंडी दिखा दी है। तो इस सब के चलते जो किसानों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में हो सकता था, वो अब नहीं है। उनके एक तरह से इल्यूजन्स, भ्रम जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो टूट चुके हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसान किसी भी तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई अपेक्षा रख के नहीं चल रहे हैं। जहां तक सरकार की रणनीति है, सरकार की रणनीति तो बड़ी स्पष्ट है। सरकार की रणनीति तो ये है कि भाई किसी भी तरीके से किसानों को इस चक्रव्यूह में जो है फंसाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, किसी तरह से भी सड़क का संघर्ष जो है वो खत्म हो। और एक बार सड़क का संघर्ष खत्म हो तो सरकार जानती है कि उसे दोबारा मोबिलाइज करना, दोबारा उसके लिए संगठित होना, वो किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और तब सरकार इसको जो है, इस सारे संघर्ष को खंडित कर सकती है, इसको कंटेन कर सकती है। सरकार की जो अभी मौजूदा रणनीति है, सरकार की रणनीति बहुत ही स्पष्ट रणनीति है, और वो ये है कि किसी तरह से किसानों के ऊपर अलग अलग तरह के दबाव बनाकर, नेताओं के ऊपर दबाव बनाकर, किसानों पर दबाव बनाकर उन्हें किसी तरह से लिटिगेशन में खींच लिया जाए। किसी तरह से उन्हें, अगर लिटिगेशन में वो पार्टी ना भी बने तो कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट से कोई मीडिएशन का आदेश ले लिया जाए कि भी नेताओं के साथ मीडिएशन कर लो और वहां उन्हें खींच लिया जाए। तो सरकार किसी भी तरह से लॉलीपॉप जो है ये उनको देना चाहती है, किसानों को उनको खींचना चाहती है मीडिएशन में। वही एक रास्ता सरकार को दिखाई दे रहा है। वही जी, ये डिले टैक्टिक्स अपना सकते हैं। वो चाह रही है कि और डिले हो, थकाओ और भगाओ वाली रणनीति। सिरोही साहब, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मना करता है कोविड के नाम पर, जैसा कि मांग हो रही है कि कोविड का असर है और सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि क्या वहां पर कोविड की जांच के लिए, कोविड की रोकथाम के लिए आप लोगों ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं कि नहीं किए हैं? तो उसकी चिंता को देखते हुए और पिटीशन को देखते हुए अगर मान लीजिए ऐसा होता है, हालांकि किंतु परंतु चलता नहीं है, न्यायपालिका का मामला है, सब्सिडी से सारा मसला, लेकिन चूंकि कल सुनवाई, आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में आस्था रखते हुए उनके फैसलों को स्वीकार करेंगे या क्या क्या रास्ता अपनाना चाहेंगे? देखिए, वहां हम किसी की अवमानना करने या किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं गए। हम तो हमारी बात रखने गए, हमारे अधिकार को मांगने गए, और जो मांग रहे हैं वो तथ्यात्मक है और पूरा देश उसको जानता है, वो किसान हित में। सरकार अगर चाहती है कि मध्यस्थता हो तो पिछले जो 70-72 घंटे हमारी जो 9 दौर में बात हुई है, वो मध्यस्थता पे तो हुई है। तो सरकार ने, न्यायपालिका ने सरकार को डांटना चाहिए कि आपने इतने हल्के ब्यूरोक्रेट्स क्यों रखे हैं, अयोग्य मंत्री क्यों रखे हैं, कि 9 वार्ता में भी आप किसानों को नहीं समझा पाए और उनसे समझ पाए। अगर इन इफिशियंसी के लोगों को अगर रखा जा रहा, तो न्यायपालिका ने तो इनके ऊपर डांटना चाहिए, सरकार को तुरंत फटकार लगानी चाहिए, जैसे कई बार पहले लगाई है, और तुरंत मंत्री और ये जो ब्यूरोक्रेट जो हैंडल कर रहे हैं इनको बदलना चाहिए, और 2 घंटा समय देकर वार्तालाप को खत्म, जो भी निष्कर्ष निकले वहां पर वो निकलवाना चाहिए। मेरा ये मानना है। नहीं, ज़रूर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं असद साहब से आखिरी सवाल, जो एक बहुत गंभीर मुद्दा उठा रहे थे वो धर्म का और आस्था का, जिस तरीके से, मैं एक चीज यहाँ उनसे पूछना भी चाहूंगा, जैसे न्यायपालिका के प्रति आस्था को दांव पे लगाना ये कहाँ तक सही है?
इस तरीके से इस मामले पे जैसा कि रंजन गोगोई जी ने राम मंदिर के समय फैसला दिया, आस्था को भी उतना ही महत्व दिया था, लोगों की निजी आस्था को। और जहाँ पे न्याय और न्याय की तराजू को उन्होंने महत्व नहीं दे करके, बल्कि उन्होंने लोगों की आस्था का विषय को महत्व दिया था। यहाँ पर मैं सच आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार बार-बार न्यायपालिका के पीछे छिप करके जिस तरीके से काम करना चाहती है, इस पर न्यायपालिका क्यों नहीं संज्ञान लेती और इसका वो पूरे के पूरे जो वैधानिक ढांचे पर या कहना चाहिए जुडिशियरी के प्रति फेथ पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि न्यायपालिका की आज अगर किसी की क्रेडिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूशन की हमारे भारत में बाकी है तो वो न्यायपालिका की। लेकिन कुछ बातें हैं, क्योंकि आज सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाती, छोटे छोटे मामले हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो न्यायपालिका को हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है। कुछ लोग बड़े खुल के उसकी आलोचना करते हैं। मैंने इस आंदोलन के दौरान भी कई लोगों को देखा है। मैं तो खैर पूरी आस्था रखता हूँ और मैं उस न्यायपालिका का एक छोटा सा वकील होने के नाते उसका एक पार्ट हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे न्यायपालिका में जो रिटायरमेंट के बाद जो असाइनमेंट दिए जाते हैं और वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वो हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में एक बार ये कहा था कि न्यायपालिका में जो ये जॉब क्रिएशन का काम है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जजेस खुद ही उसे जॉब क्रिएट कर लेते हैं कि भाई नहीं, ये जो रिटायर्ड जजेस हैं इन्हें कमीशन के लिए अपॉइंट कर दिया, इंक्वायरी कमीशन, वो बंद होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका में एक परेशानी ये हो जाती है कि हम वहां पे बैठे हुए जो जजेस हैं जिन पे हमारा पूरा फेथ है, वो भी कहीं ना कहीं इंसान है। और ये जो रिटायरमेंट का भय है और जो अपनी लाइफ को सेटल करने का एक तरीका है, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स बंद होने चाहिए। इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं सरकार, जो भी सरकार होती है, वो प्रलोभन देने का कोशिश करती है। और मैं ये नहीं कहता कि प्रलोभन में आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक चीफ जस्टिस सत्याशिवम साहब को गवर्नर बनाया गया, रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा में लिया गया, और ऐसे भी कई चीफ जस्टिस हैं कि जिन्हें कुछ पोस्ट दी गई और उन्होंने रेफ्यूज कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूरत से ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में कोई बात ले सकती है। लेकिन ऐसी भी बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो तीनों बिल हैं या जो तीनों एक्ट हैं, इन्हें पूरा नल एंड वाइट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करने वाला है। अगर ये जो एजिटेशन चल रहा है और इसमें बोबडे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना एक कंसर्न शो किया है कि क्या वहां पे कोविड से रिलेटेड इंतजामात हैं उससे बचने के, तो वो एक वैलिड है। लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो आदमी तो, किसान तो सर पे कफन बांध के आए हैं, उन्हें जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोविड से या किसी सर्दी से मुझे नहीं लगता कि कोई भय है। जहां तक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट हमेशा एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा राइट है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट ना होते तो आज हमें डेमोक्रेसी ना मिली होती। मैं इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। दहका किसान को कहते हैं और खोशा यानी गेहूं के दाने को कहते हैं। तो हमेशा किसान को हम देखते चले आए हैं कि किसी न किसी परेशानी से दो चार होना पड़ा है,
और इकबाल ने इसीलिए ये शेर कहा भी है। और किसान आंदोलन ये पहला आंदोलन नहीं है। मैंने प्रभाष जोशी का आंदोलन लोगों को याद होगा, जो प्याज को लेके महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। शरद जोशी और जो शरद टिकैत शेतकरी शरद जोशी, सॉरी शरद जोशी साहब ने किया था। और ये टिकैत साहब ने किया बहुत बार। और दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा किसान आंदोलन सब इससे पहले जो सबसे बड़ा हुआ था वो टिकैत साहब ने किया था, जिसके बाद बोट क्लब को बंद कर दिया गया कि बोट क्लब पे कोई भी आंदोलन नहीं होगा। तो हम चलिए, यही तो उम्मीद आप कर उनकी हाँ हम यही उम्मीद कर आप सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसानों की समस्या के बारे में जुडिशली सोचेगा, जिससे ना तो किसानों को नुकसान होगा, और ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं हुआ है कि वो उसका कोई जजमेंट ऐसा होगा कि जिसकी अवमानना करने की किसान को जरूरत पड़े। बहुत सुंदर। अच्छा साहब, आपकी बात के साथ ही मैं आज के इस मुलाकात को एक विराम देना चाहता हूँ। जैसा कि राजेश जी ने भी पूरा सरकार की जो रणनीति है, जो सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के खुलासा किया, जो उन्होंने भी एक अपनी स्पष्ट समझ रखी कि किस तरीके के कानूनी दांवपेच इस्तेमाल किए जा सकते हैं। केदार सिरोही साहब ने भी किसानों के जज्बे और हौसले को लेकर के, उनकी साफगोई, उनके संघर्ष को लेकर के अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट से पूरी सबको अपेक्षा है, देश के सारे नागरिकों को, किसानों को, सरकार को, जहाँ सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि वो किसी तरह उनको बाइज्जत बरी कर दे और इस मामले को अपने ऊपर लेकर के मामले को रफा दफा करे। तो वो रफा दफा करने से ज्यादा सरकार का अपना अहंकार भी है, और जिसमें वो कई बार उम्मीद करती न्यायपालिका से कि वो उनके उस अहंकार को तुष्ट करेंगे अपने फैसले से। लेकिन बोबड़े साहब की पिछली टिप्पणियों से नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मंशा को पूरा करने जा रहा है। इसी मंशा के साथ आज किसान नेता केदार सिरोही जी को धन्यवाद, और राजेश त्यागी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद अलवी साहब, बहुत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप तीनों को धन्यवाद आज आपने समय देने के लिए। फिर हम लगातार किसान आंदोलन को लेकर और दूसरी आम मुद्दों को लेकर चौपाल चर्चा में फिर हाजिर होंगे और फिर विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। अंशुमन त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।